जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी 2025 ऑनलाइन फॉर्म के आधार कार्ड प्रॉब्लम के बारे में। और आधार कार्ड प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो क्या हो सकता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। फिर आपके सामने दिल्ली जोन की जो प्रॉब्लम है, जो लोग दिल्ली जोन में अप्लाई करना चाहते हैं पर दिल्ली जोन का जो ऑप्शन है वो नहीं देख पा रहे हैं, वो फिर किस जोन से अप्लाई करें वो आपको बताया जाएगा। और इसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जानकारी है, फोटो साइन अपलोड करने की जानकारी है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और उसके बाद में जो आपके मन में सवाल डाउट रह जाए तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। पहले गाइज यहां पर बात करते हैं आपकी ओटीपी प्रॉब्लम के बारे में, जो कि आपको आधार वेरिफिकेशन में आ रही है। क्योंकि अगर आप ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं कर सकते तो फिर आगे का फॉर्म आप बिल्कुल भी नहीं भर सकते, क्योंकि शुरुआत में ही आपसे आधार वेरिफिकेशन मांगा जा रहा है। जो कैंडिडेट इसमें न्यूली रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करके उनको भी शुरुआत में आधार वेरिफिकेशन करना होता है। जब तक वो नहीं आता तब तक आप इसमें आगे फॉर्म नहीं भर पाते। और जो कैंडिडेट आधार वेरिफिकेशन का माध्यम न सेलेक्ट करके किसी और माध्यम से इसमें रजिस्ट्रेशन कर भी लेते हैं तो लॉगिन करते ही फिर आपके सामने आता है कि आप अपना आधार वेरीफाई कीजिए, और जब तक वो नहीं होता तब तक आप अपना फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भर सकते। अब सबसे पहले यहाँ पर इस प्रॉब्लम के रीजन के बारे में बात करते हैं। तो गाइज इसका रीजन यही है कि आरआरबी की इस वेबसाइट के ऊपर भारी संख्या में कैंडिडेट विजिट कर रहे हैं, और ये जो ओटीपी होते हैं इनकी एक लिमिट रहती है जो कि कंपनी को परचेज करने होते हैं, और इनकी लिमिट में भी एक्सीड हो चुकी है, यानी कि खत्म हो चुकी है। और आरआरबी ने अभी तक इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि हाँ लिमिट खत्म हो गई है, कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं। और जो आपकी यूआईडीआई की वेबसाइट है, ये वाली जो कि मैं आपको वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ, यही वेबसाइट आपको ओटीपी सेंड करती है। और आरआरबी वालों ने इस वेबसाइट के ओटीपी ही खत्म कर दिए, जबकि ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, इसमें अनलिमिटेड में भी ओटीपी रहते होंगे। पर जो आपकी ये ग्रुप डी की वैकेंसी है इसमें हर स्टेप में ओटीपी मांगा जा रहा है। कैंडिडेट 2 बार ओटीपी वेरिफिकेशन करता है या फिर वो अगेन लॉगिन करता है तो तब भी ओटीपी आता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो ओटीपी की लिमिट है वो खत्म हो चुकी है और आपको बिल्कुल भी ओटीपी नहीं आ रहे हैं। और इसका मतलब है कि आप यहाँ पर अभी इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि ये चीज़ आपके हाथ में नहीं है और ना ही ये किसी एक कैंडिडेट के सामने प्रॉब्लम आ रही है। ये सभी कैंडिडेट के सामने प्रॉब्लम आ रही है जो कि अभी पिछले 2-3 दिन से फॉर्म फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या रहेगा गाइज? इसका सोल्यूशन यही रहेगा कि जब आप यहाँ पर होम पेज पर आते हैं और जो आपको यहाँ पर ये ईमेल देखने को मिल रही है, ये नंबर देखने को मिल रहे हैं, नंबर पर अगर आप कॉल करते तो ये तो उठाते नहीं है, पर जो यहाँ पर ईमेल है आप इस ईमेल को अपनी जो इनबॉक्स है, मेल बॉक्स है, वहाँ पर जाइए और इसके ऊपर एक ईमेल डाल दीजिए कि सर ओटीपी प्रॉब्लम आ रहा है। आप चाहे हिंदी के अंदर लिखिए चाहे फिर इंग्लिश के अंदर, पर आपको लिखना जरूर है ताकि इस इशू के ऊपर आरआरबी काम करे और जितना जल्दी हो सके ये टेक्निकल प्रॉब्लम को सोल्व करे, क्योंकि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है और ये ओटीपी खत्म होने की प्रॉब्लम है। शुरुआत में मुझे लगा था कि सर्वर डाउन है इस वजह से ओटीपी नहीं आ रहे, पर इनके ओटीपी बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। जब सर्वर डाउन होता है तो रात में अगर आप 2 बजे 3 बजे 4 बजे फॉर्म फिल करने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बहुत कम होता है, बहुत सारे कैंडिडेट कम होते हैं फॉर्म भरने वाले। तो ऐसे में जो ओटीपी का इशू है या फिर जो टेक्निकल इशू रहते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने के, ये सभी उस वक्त नहीं आते और आप अपना फॉर्म स्मूथली भर पाते हैं। पर अभी चाहे आप किसी भी वक्त इस वेबसाइट के ऊपर आकर के लॉगिन करने की कोशिश कीजिए या फिर आधार वेरीफाई करने की कोशिश कीजिए, आपको ओटीपी बिल्कुल भी नहीं आ रहे। तो इसका मतलब है कि टेक्निकल इशू है और ये इशू आरआरबी की तरफ से ही सही किया जाएगा। और इसके लिए गाइज आपको ही मेहनत करनी होगी, आपको ही या तो ट्विटर के ऊपर जाकर के इसके बारे में ट्रेंड करना होगा या फिर जो ईमेल आईडी यहाँ पर दी गई है इसके बारे में आपको ईमेल करनी होगी ताकि भारी संख्या में उनके पास ईमेल जाए और फिर वो इसके ऊपर अगर 1 दिन के बाद में एक्शन लेने वाले हो तो तुरंत 10 मिनट, आधा घंटा, एक घंटे के अंदर लेकर के रहे, क्योंकि बहुत बड़ा फॉर्म है और भारी संख्या में ऑलरेडी इसमें लाखों की संख्या में फॉर्म जा चुके हैं। और अभी जैसे जैसे लास्ट डेट और नज़दीक आती चली जाएगी और इसमें फॉर्म की संख्या बढ़ेगी और इसमें लास्ट डेट भी बढ़ सकती है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से प्रॉब्लम आ रही है और मुझे लगता है कि लास्ट डेट आपकी बढ़ेगी जो कि इस मंथ के एंड तक चली जाएगी। तो गाइज ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है कि इसमें ओटीपी का जो इशू है इसका कोई एग्जैक्ट या सटीक आंसर, सटीक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये कोई ट्रिक के अकॉर्डिंग सही हो ही नहीं सकता। इसको तो आरआरबी ही सही करेगा और ये जैसे कि मैंने आपको कहा अगर आप कंप्लेन करेंगे तभी जा करके सही हो पाएगा। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप इसमें जब इस वीडियो को देख रहे हो उस वक्त इसमें लॉगिन कर ले, तो लॉगिन करने के बाद में आपको इसमें एक जोन का इशू आता है। तो जो कैंडिडेट दिल्ली जोन से अप्लाई करना चाहते हैं और उनको दिल्ली जोन दिखाई नहीं दे रहा है तो उनको चंडीगढ़ जोन सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि दिल्ली जोन की वैकेंसी चंडीगढ़ जोन के अंदर शिफ्ट कर दी गई है। तो आप वहां पर आरआरबी
आरआरबी जब सिलेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पर आपको चंडीगढ़ सेलेक्ट कर लेना है। फिर जो वैकेंसी दिल्ली जोन के अंदर आपने देखी थी नोटिफिकेशन में, वो सभी पोस्ट प्रेफरेंस आपको चंडीगढ़ जोन में देखने को मिल जाएगी, आप उसमें अप्लाई कर लीजिएगा। तो ये दो चीज़ें तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। अब अगर आप यहाँ पर इस प्रॉब्लम को आप पार पा चुके हो, यानी कि प्रॉब्लम खत्म हो गई है और उसके बाद में आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप कैसे फॉर्म को भरेंगे। गाइज अगर आपका पहले से इस पर वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली लॉगिन कर लेंगे और आपका आधार वेरिफिकेशन कर लीजिएगा, जो कि अगर हो जाए तो अच्छी बात है। और उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर अगर बिल्कुल फ्रेशर है, यानी कि आपने कोई फॉर्म नहीं भरा, तो आपको यहाँ पर इसमें क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड देन आपको नोट करके यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि हाँ, अगर आपने CN का कोई भी फॉर्म आरआरबी ने जो 2024 के अंदर जारी किया था वो भरा था, तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर आप इस वाले पेज पर आए हैं तो इसका मतलब है कि आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म नहीं भरा, तो आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको कंट्री ऑफ नेशनलिटी की जानकारी देनी है, तो आप अगर इंडियन है तो आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर जो आपका फुल नेम है वो एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, और ये पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। फिर आप यहाँ पर आपका पूरा नाम दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अब आपसे पूछे कि क्या आपने कभी आपका नाम बदला है 10वीं के बाद में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। नो करने के बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, पहले ईयर, उसके बाद में आपका जो भी मंथ है वो सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पर दोबारा सिलेक्ट करके या फिर दोबारा से खुद से भी भर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर भर करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे सिलेक्ट जेंडर, तो आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर, और उसके बाद आप जेंडर को दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर फादर नेम डालेंगे, फादर नेम भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही भरना है और उसको दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे देखेंगे मदर नेम, तो आपको आपकी माताजी का नाम यहाँ पर एंटर करना है, माताजी का नाम दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल में आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे, जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपको आपकी ईमेल चेक कर लेनी है और फिर उसके ऊपर जो ओटीपी आएगा वो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद सेम तरीके से नंबर डालेंगे जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं, उसके बाद जनरेट मोबाइल ओटीपी करेंगे, आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा जो कि आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर नीचे आएगा आधार वेरिफिकेशन, तो प्लीज एंटर योर आधार कार्ड नंबर वर्चुअल आईडी, आप यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर भी दे सकते हैं या फिर जो आपकी वर्चुअल आईडी होती है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये डालने के बाद आप जनरेट आधार ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके नंबर के ऊपर जो आधार के साथ में लिंक है एक ओटीपी जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल देंगे और फिर वेरीफाई कर देंगे। मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपको बोला है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू डू आधार वैलिडेशन फॉर स्मूथ एंट्री एट द एग्जामिनेशन सेंटर, आरआरबी विल नॉट शेयर योर आधार डिटेल विद एनी थर्ड पार्टी और यूज देम फॉर एनी पर्पज अदर देन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस CN, यानी कि आरआरबी आपके आधार का कोई मिसयूज नहीं करेगा। अगर आपके पास आधार है तो फिर आप आधार का ही इस्तेमाल करें। तो आप यहाँ पर ये जब आधार वेरिफिकेशन कर लेंगे तो इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। इसके ऊपर टिक करने के बाद आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे, पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जांपल आप यहाँ पर जान लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है वो सभी आएगी, आपको एक बार फिर से वो सभी जानकारी चेक कर लेनी है और जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तब जाकर के आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो फिर गाइज आप यहाँ पर होम पेज पर आएंगे और उसके बाद में आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट यहाँ पर क्लिक करना है एंड देन अभी आपने जो नंबर रजिस्टर किया है या ईमेल रजिस्टर किया है वो डालना है, जो पासवर्ड अभी आपने यहाँ पर बनाया अपनी चॉइस से वो भरना है और फिर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में गाइज आपके सामने जनरल इंस्ट्रक्शंस आएंगे और अगर आप पहले से रजिस्टर है तो आप यहाँ पर इसमें अपना आधार वेरिफिकेशन कर लीजिएगा क्योंकि आपको आधार के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और जब आप ओटीपी यहाँ पर डाल देंगे तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। और क्योंकि अगर आपने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया है तो आप यहाँ पर वो ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन में क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर इसमें लेवल फर्स्ट के ऊपर ये जो वैकेंसी CN नंबर 08/2024 ये देखने को
मिलेगी, जो कि आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी है। अभी यहाँ पर आपको आपका आरआरबी जोन सिलेक्ट कर लेना है। इसमें यहाँ पर गाइज इशू यह है कि जो दिल्ली जोन है, जब आपका नोटिफिकेशन आया था या फिर जो आपकी वैकेंसी की टेबल है उसके अंदर तो यहाँ पर दिल्ली जोन दिखाया गया है, बट यहाँ पर जब हम फॉर्म को भर रहे हैं तो यहाँ पर दिल्ली जोन नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ से दिल्ली जोन हटा लिया गया है और जो बाकी जोन है वो यहाँ पर एक्टिव है। तो इसका मतलब है कि जो दिल्ली के कैंडिडेट है वो यहाँ पर दिल्ली जोन को प्रेफरेंस नहीं दे सकते, उनको इन्हीं में से किसी जोन के लिए अप्लाई करना होगा, अन्य आरआरबी के लिए, जो कि यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। मान लीजिए आप यहाँ से कोई एक आरआरबी जोन सेलेक्ट करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ करके जब आप पोस्ट प्रेफरेंस देते हैं उस सेक्शन में जाते हैं और उस सेक्शन में जाने के बाद में आता है कि आप यहाँ पर किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं, तो फिर आप इसी वाले स्टेप पर आएंगे और आपका जो आरआरबी है वो चेंज कर लेंगे। तो जिस भी आरआरबी के अंदर आप वहाँ पर जाकर के कोई एरर ना देखे तो इसका मतलब है कि आप उस आरआरबी में आपकी कैटेगरी अप्लाई कर सकती है। तो मैं जो आता हूँ यहाँ पर प्रयागराज जोन के अंदर आता हूँ, मैं यहाँ पर प्रयागराज सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब आपको यहाँ पर इसी प्रकार से आपका जोन सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो ध्यान में रखते हुए, और फिर यहाँ पर क्लिक करना है और इसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन आपने राशन के समय भरी थी वो इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। ये इन्फॉर्मेशन आप चेक करने के बाद में यहाँ पर मैरिटल स्टेटस में आएंगे और जो अन्य जानकारी है वो भरेंगे। तो मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड या मैरिड, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपका रिलीजन क्या है, जो भी है आपका रिलीजन इनमें से वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर पूछे कि डू यू विश टू अवेल फी एग्जाम्शन, यानी कि जो फीस के अंदर छूट मिलती है SC/ST कैंडिडेट को, क्या आप वो लेना चाहते हैं, जो कि जब आपका टियर फर्स्ट एग्जाम हो जाएगा पूरी की पूरी रिफंड कर दी जाएगी। अगर आप यहाँ पर इसको लेना चाहते तो ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो कि पूरी फीस देना चाहेगा, वो चाहेगा कि हाँ मैं फीस तो पे करूँ बट बाद में मुझे रिफंड हो जाए, तो इसलिए आप यहाँ पर यस कर दीजिएगा। नो करेंगे तो फिर आपको वो वापस नहीं होगी। मदर टंग यानी कि मातृभाषा आपकी कौन सी है, जो भी आपकी इनमें से मातृभाषा है वही आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन के अंदर आप किस लैंग्वेज को अपनी चॉइस देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इसी लैंग्वेज के अंदर अपना पेपर दूं जब भी आपका एग्जाम हो, तो वही लैंग्वेज आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ये लैंग्वेज आपको बहुत ही अच्छे से सावधानी पूर्वक देनी होगी, सेलेक्ट करनी होगी, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली तो फिर आपका एग्जाम उसी लैंग्वेज में आएगा और फिर आपको इश्यू हो जाएगा। इसलिए अच्छे से सोच समझ कर यहाँ पर इसको अच्छे से आपको सेलेक्ट करना है। अब आता है परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। अब ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, बट ध्यान दें कि ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर प्राइवेट जगह पर ना हो, क्योंकि ये आपसे इसलिए मांगा जाता है कि कहीं आप अपनी जगह पर किसी और कैंडिडेट से एग्जाम ना दिलवा दे, तो ऐसी स्थिति में ये निशान चेक किया जाता है उसकी बॉडी के ऊपर। तो मान लीजिए आपकी बॉडी के ऊपर है और उसकी बॉडी के ऊपर नहीं है तो फिर इशू हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आपको ऐसा निशान देना है। अगर हाँ आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी ऐसा परमानेंट मार्क नहीं है तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा, पर पहले यही कोशिश कीजिए जो भी आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान है वो आप यहाँ पर लिखिए। फिर परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन टू, अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा मार्क है ऐसे तो आप यहाँ पर उस दूसरे मार्क के बारे में लिख दें, नहीं तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। अब आती है कास्ट कैटेगरी, जनरल, SC, ST, OBC या फिर EWS। तो अभी जैसे कि अगर आप OBC है तो OBC सेलेक्ट करने पर आपसे पूछे कि क्या आप क्रीमी लेयर में डू यू कम अंडर OBC नॉन क्रीमी लेयर, अगर नॉन क्रीमी लेयर में आप आते हैं तो आप यहाँ पर नो करेंगे, अगर आप नहीं आते हैं तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। यस करने के बाद में आपको यहाँ पर अपनी कास्ट का नाम देना होगा जो कि आपके कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट में देखने को मिल जाएगा। फिर जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर है जो कि आपको आपके कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट में मिलेगा वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर कौन सी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है, जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको उठाना है और उसमें जहां पर मोहर लगी हुई होती है वहीं पर सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा होता है कि कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने उसको जारी किया है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार या फिर डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो आपको देख लेना है आपका सर्टिफिकेट, उसमें जिस भी पोस्ट को लिखा है वहाँ पर अधिकारी की रैंक वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। जनरली यह सर्टिफिकेट तहसीलदार के द्वारा जारी होता है, पर फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको एक बार आपका सर्टिफिकेट चेक कर लेना है, उसमें जो इश्यूइंग अथॉरिटी है वही आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि किस डेट में आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है, वो डेट भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपकी कैटेगरी OBC न होकर के ST या फिर SC है तो फिर आपके सामने इसी तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको आपकी कास्ट का नाम या फिर जो आपकी कम्युनिटी है उसका नाम या फिर जो आपकी ट्राइब है उसका नाम आपको देना होगा।
फिर सेम तरीके से आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर देना है, साथ ही साथ कौन सी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है। अगर आपका तहसीलदार ने जारी किया है तो आप यहाँ पर तालुका मजिस्ट्रेट सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन आपको यहाँ पर आपकी कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू, यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो किस डेट में जारी हुआ है वो आपको डेट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में पूछेगी क्या आप जो फ्री रेल ट्रेवल पास है एग्जाम के लिए जो कि SST को मिलता है, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं लेना चाहते हैं तो आप नो कर देंगे। लेना चाह रहे हैं तो यस करने के बाद में जो आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन है उसका नाम आपको यहाँ पर देना होगा, और फिर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड भी करना है। उसका फॉर्मेट PDF का रखा है, और अगर ये इमेज के अंदर है तो आप गूगल के अंदर आइएगा और आपको सर्च करना है इमेज टू PDF। मैं आपको दिखा रहा हूँ, इमेज टू PDF आप सर्च करेंगे, ओपन करेंगे पहले वाली वेबसाइट, और जो आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद में उस इमेज को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, फिर ओपन करना है, और इस तरह से आप कन्वर्ट टू PDF करेंगे तो वो फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। एंड फिर आप यहाँ पर उसको अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अब इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे पोस्टल एड्रेस डिटेल, तो आपका एक तरफ है प्रेजेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है आपका परमानेंट एड्रेस। तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप भरेंगे, पहले आप आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ से आपकी डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में जो आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, फिर जो आपकी प्रेजेंट सिटी है या फिर आपका मेन टाउन है, मेजर टाउन है, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। आपका पिन कोड क्या है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, अलग अलग नहीं है, तो आप इस बॉक्स को टिक कर दीजिएगा। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। उसके बाद आप सेव करेंगे और फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर जो अदर डिटेल है वो आ जाएगी, जहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछेगी कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछेगी कि आप विकलांग हैं, अगर आप विकलांग हैं तो आप इस वाले ऑप्शन में यस करिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछेगी डू यू नीड ए स्क्राइब इफ योर राइटिंग एबिलिटी इज अफेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन मेंशन्ड इन पारा नंबर 11, यानी कि जो आप लिखने की आपकी कला है, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको स्क्राइब चाहिए, तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं और इस अकॉर्डेंस इस प्रोविज़न के तहत और आपको इसमें बेसिकली है कि आपको हाथ में कोई इशू है शुरू से ही, तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं इसमें आप यस करिएगा। अगर आप बिल्कुल ठीक है ऊपर वाले की कृपा से तो आप इसमें नो कर दीजिएगा। नो करने के बाद में नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे कि क्या आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं। अगर आप आते हैं और आपके पास ABC सर्टिफिकेट है तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछेगी क्या आप एक एम्प्लॉय है इंडियन रेलवेज के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। फिर गाइज यहाँ पर आपके सामने है नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर आपका कोई है जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो आप सिलेक्ट कर लें। अगर आप बेरोजगार है, कोई जॉब नहीं कर रहे, कोई छोटी मोटी जॉब वैसे ही कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर पूछे कि आर यू ए कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट्स एंड प्रोसेसिंग NAC गारंटीड बाय NCVT, यानी कि क्या आपने यहाँ पर एक्ट अप्रेंटिस कर ली है रेलवे एस्टेब्लिशमेंट यानी कि किसी भी रेलवे ऑर्गेनाइजेशन से, और यहाँ पर अभी NAC गारंट आपको होने वाला है NCVT के द्वारा। अगर हाँ तो अगर आप इसमें ऐसे कैंडिडेट है और आपको ये चीज़ होने वाली है तो आप यस करिए। अगर आपके पास नहीं है, आपने रेलवे अप्रेंटिस नहीं की है कहीं से भी रेलवे के डिपार्टमेंट से, तो आप इसमें नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपके सामने बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आएगी, तो आप पहले तो उस नाम को यहाँ पर एंटर करेंगे जिसके नाम पर आपका बैंक अकाउंट है। आप खुद का भी बैंक अकाउंट दे सकते हैं और अगर आप किसी अपनी फैमिली मेंबर का देना चाहे तो आप वो भी दे सकते हैं। तो बैंक अकाउंट के अंदर क्या नाम है वो नाम आप यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो अकाउंट नंबर है वो आप डाल दीजिएगा, और फिर गाइज आप यहाँ पर इसमें दोबारा उस नंबर को डाल देंगे, और डालने के बाद में नीचे आप देखेंगे रिफंड ऑफ फी बैंक IFSC कोड। तो जो आपके बैंक का IFSC कोड है वो आप डालिएगा। ये आपको आपकी पासबुक के ऊपर मिल जाएगा, आपके चेकबुक के ऊपर मिल जाएगा, या फिर आप गूगल के अंदर अपने बैंक का नाम लिखिए जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर वो जहाँ पर है, जैसे कि मान लीजिए सहारनपुर में है, मैं सहारनपुर से हूँ तो मैं सहारनपुर लिखूंगा, और उसके बाद मैं लिखूंगा IFSC कोड। तो आप इसको ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, ये ऑनलाइन भी मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि आपकी पासबुक या चेकबुक के ऊपर ही मिलेगा, या फिर आप अपनी ब्रांच में कॉल करके जा करके अगर आपको नहीं मिल रहा है ऑनलाइन भी, आपको डाउट हो रहा है कि ये कहीं मैं गलत तो नहीं भर दूँ, तो आप इसको वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आप IFSC कोड यहाँ पर डालेंगे, कंफर्म करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक का नाम और साथ ही साथ आपकी बैंक का एड्रेस यहाँ पर फैच कर ले जाएगा। फिर आप सेव करेंगे और उसके बाद में आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके
बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। तो मैंने पहले से राशन करके रखा है, इसलिए मेरी 10वीं की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पहले से ही ऐड है। आप यहाँ पर शुरू से भरेंगे तो आप सबसे पहले आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर स्टेट बताएंगे जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने आपकी 10वीं की है, अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर लिख देंगे जिस बोर्ड से आपने आपकी 10वीं की है। उसके अलावा किस डेट में आपने आपकी 10वीं को पास किया है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। 10th का रोल नंबर क्या था वो रोल नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड देन पूछे कि SSLC मैट्रिकुलेशन SSLC 10th क्लास सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, यानी कि 10वीं का जो सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर है वो क्या है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। ये आपको आपके 10वीं के सर्टिफिकेट के ऊपर मिल जाएगा। नहीं आपको मिल रहा है, कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। उसके बाद आप इसको ऐड करके यहाँ पर ऐड कर देंगे। फिर गाइज आप यहाँ पर देखेंगे क्वालिफिकेशन का सेक्शन। अब अगर आपके पास ITI है तो आप इसमें ITI सेलेक्ट कर लेंगे। वैसे इसमें कंपलसरी रूप में अप्लाई करने के लिए सिर्फ 10वीं ही मांगी है, पर अगर आप ITI रखते हैं, आपने ITI की है और आप उसकी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप ITI सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर एनी डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लीजिएगा, चाहे आपका कोई सा भी ट्रेड है आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर जिस स्टेट से आपने आपकी ITI की है वो स्टेट सेलेक्ट कर ले, जिस डिस्ट्रिक्ट से की है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर ले। फिर आपने कौन से इंस्टीट्यूट से किया है उस इंस्टीट्यूट का नाम भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद में 21 साल के अंदर आपने आपकी ITI पास कर ली है वो साल भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में गाइज आप देखेंगे सर्टिफिकेट नंबर, तो जो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर नंबर दिया गया वो नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू हुआ है, NCVT या फिर SCVT, जिसके द्वारा भी हुआ है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर सर्टिफिकेट टाइप क्या है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या फिर स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है, तो जो भी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी ऐड हो जाएगी। अब अगर आपके पास NEC है यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इन दोनों इन्फॉर्मेशन के माध्यम से भी आगे बढ़ सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर फोटो और साइन का ऑप्शन आ जाएगा। तो मेरा फोटो साइन पहले से ही अपलोड है, आपको यहाँ पर सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटोज यानी कि किस तरह के फोटो रिजेक्ट होंगे उसके बारे में बताया है। तो इस तरह का बिल्कुल सिंपल फोटो आपका एक्सेप्ट होगा। मैं फॉर्म डेमो के लिए भर रहा हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक रैंडम फाइल अपलोड करके रखी है। आपको आपका फोटो का फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रखना है। फोटो आपका 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और फोटो का बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए। साइज 50 से 100 KB के बीच में। अगेन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैंने इसके लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, तो आप एक बार इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे यहाँ पर आएंगे तो इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। वॉच करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको फोटो किस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कितने पिक्सल में बनाना है, तो अच्छे से जानकारी आपको समझ आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर आपका साइन भी देखने को मिलेगा। तो साइन में भी बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, फोटो में कम आ रहा है, बट साइन के अंदर ज़्यादा इशू आ रहा है। तो आप यहाँ पर आपका साइन भी बनाना सीख लेंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी वो वीडियो सजेस्ट की है उस वीडियो को वॉच करके। इसमें आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर कुछ ही पोस्ट देख पा रहे हैं एलिजिबल पोस्ट जोन के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि आप जिस कैटेगरी से इस फॉर्म को भर रहे हैं और जिस जोन में भर रहे हैं उस जोन में आपकी कैटेगरी के अंदर कम ही वैकेंसी है, इसलिए यहाँ पर आपको कम दिखाई देगी। अगर आप ऐसे जोन में अप्लाई करें जिसमें कि आपकी कैटेगरी में सभी वैकेंसी है या फिर सभी पोस्ट है तो वो आपको सभी पोस्ट यहाँ पर दिखाई देगी। और एक एरर यहाँ पर ये वाला आता है कि जब आप यहाँ पर जोन सेलेक्ट करते हैं और अपनी पोस्ट प्रेफरेंस दे देते हैं, चाहे आपको वो एक पोस्ट देखने को मिल रही है या फिर 2 या फिर 3, और फिर आपको आता है कि यू आर नॉट एलिजिबल, तो इसका मतलब ये है कि जिस जोन से आप अप्लाई कर रहे हैं मे बी आप उस जोन के अंदर नहीं आते आपकी एड्रेस के अकॉर्डिंग, इसलिए आपको फिर से यहाँ पर आना है जहाँ से आपने फॉर्म भरना स्टार्ट किया था पर्सनल डिटेल में, और अपना जोन अलग सेलेक्ट करना है। अगर उसमें भी यही इशू आता है तो फिर दूसरा जोन सेलेक्ट करना है। ऐसे आपको एक एक करके सभी RRB के अंदर अप्लाई करके देखना है। किसी एक RRB के अंदर तो आप 100% एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए। ये मैंने आपको इसलिए अच्छे से क्लियर कर दिया क्योंकि इस वाले सेक्शन में बहुत सारे कैंडिडेट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि सर हम जब प्रेफरेंस दे करके आगे बढ़ते तो आता है कि यू आर नॉट एलिजिबल, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया अगर ये वाला एरर आता है तो आप RRB के सेक्शन में आइए जहाँ से आपने फॉर्म भरना स्टार्ट किया था राशन करने के बाद में, और वहाँ पर अपना RRB अलग वाला सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसमें भी इशू आता है तो कोई और दूसरा सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे आपके सामने यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाए तो आपको यहाँ पर जिसको जिस नंबर पर प्रेफरेंस देनी है, मान लीजिए पहली प्रेफरेंस मुझे पॉइंट्समैन B की पोस्ट को देनी है तो मैं यहाँ पर इसको पहले नंबर पर क्लिक करूँगा। फिर मुझे अगली प्रेफरेंस इस वाले पोस्ट को देनी है जो कि है ट्रैक मेंटेनर, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। तो कहने का ये मतलब है कि जिसको आपको पहले नंबर पर रखना है उसको आपको पहले क्लिक करना है, और फिर उसके बाद में चाहते हैं कि मुझे ये वाली पोस्ट की प्रेफरेंस मिले। फिर आप चाहते हैं कि मुझे असिस्टेंट लोकोसेट डीजल की पोस्ट प्रेफरेंस मिले तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे।
लेंगे। फिर असिस्टेंट TRD, उसके बाद में असिस्टेंट TL एंड AC ये आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन तो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे। तो कहने का यही मतलब है कि आपको जिस नंबर पर जिसको प्रेफरेंस देनी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से आपकी पोस्ट प्रेफरेंसेस आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे यानी यहाँ पर आता है पैलेस, एंटर दी पैलेस, यानी कि कहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं उस पैलेस का नाम आपको देना है। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, अपना नाम भर दे रहे हैं, तो आपको अपना नाम नहीं भरना है, आपको यहाँ पर उस जगह का नाम भरना है या उस सिटी का नाम भरना है जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं। अगर आप किसी विलेज से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको अपने विलेज का नाम नहीं बल्कि जो आपका सिटी लगता है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट लगता है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको पहले इसमें भरना होगा। और उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर सेव कर देंगे और फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी आपने भरी है उन सभी को चेक करेंगे। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है, मैंने बहुत ही अच्छे से चेक कर ली है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से सबमिट कर देंगे। जब आपने एक बार यहाँ पर सबमिट कर दिया तो आपके सामने वाला इंटरफेस आएगा। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर सबमिट कर दिया और आपको लगा कि यार मैंने फॉर्म के अंदर कोई गलती कर दी है, तो ऐसे में गाइज अब आप इसमें फीस को पे किए बिना अपनी जानकारी को सही नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई गलती हो गई है फॉर्म सबमिट करने के बाद, तो यहाँ से अपनी आप उसी गलती के साथ में फीस पे कर दीजिए। और फीस पे करने के बाद में जब बाद में फॉर्म का टाइम चला जाएगा और आपको एडिट करने का टाइम मिलेगा, उस वक्त आकर के आप यहाँ पर उस जानकारी को एडिट कर पाएंगे और जो एक्स्ट्रा फीस आपको पे करनी होती है वो आप पे करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि चलो अभी मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया और फीस तो मैंने पे नहीं की, चलिए मैं दूसरा रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ और अपने फॉर्म को नए सिरे से भर लेता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। आप नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें आधार वेरिफिकेशन भी होता है और आपकी जानकारी डिजिलॉकर से भी फैच की जाती है। इसलिए चीज़ मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। अगर गलती हो जाती है तो फीस पे कर दीजिए और जब एडिट का समय मिलेगा तब आपको जो एडिट का चार्ज है वो दे करके अपने फॉर्म को सही कर लेना है। अभी आप यहाँ पर पे विद SBI ई-पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। अब प्रोसीड करने के बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी एप्लीकेशन फीस डेबिट क्रेडिट कार्ड, SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर UPI में थोड़ा इशू आता है क्योंकि UPI का सर्वर थोड़ा कभी डाउन कभी सही रहता है, तो आप यहाँ पर चाहे तो UPI के माध्यम से फीस जमा कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन तो आपको यहाँ पर UPI का दिया है। पर मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग अवेलेबल है तो आप इंटरनेट बैंकिंग को पहली प्रेफरेंस दें अपनी फीस का पेमेंट करने में, क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग में बहुत ही कम इशू आता है पेमेंट करने में। और अगर आपके पास UPI है तो आप UPI का इस्तेमाल कर ले और जब आप यहाँ से फीस पे कर दे, जैसे कि आप QR कोड के माध्यम से करना चाहते तो आप यहाँ पर QR कोड सेलेक्ट करके पे नाउ कर दीजिए। और अगर आपकी फीस बैंक अकाउंट से कट हो जाए और आपकी वेबसाइट के ऊपर अपडेट ना हो तो आपको 24 से 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर या तो वो फीस रिफंड होगी या फिर आपको अपडेट वापस इस वेबसाइट के ऊपर अपडेट कर दी जाएगी। तो इस तरह से गाइज आप यहाँ पर आपकी फीस पे करेंगे। अभी यहाँ पर फीस पे करने में थोड़ा इशू आ रहा है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर अगर UPI ID के माध्यम से करना चाहते तो जो आपकी UPI ID है वो आप यहाँ पर डाल करके वैलिडेट UPI ID कर दीजिए। इसके अलावा अगर उसमें भी इशू आता है तो आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर ले, या फिर अगर आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर है तो आप यहाँ पर कार्ड नंबर डाल दीजिए। उसके बाद में कार्ड के ऊपर क्या नाम है वो ऑटोमेटिकली जानकारी फैच कर ली जाएगी और फिर यहाँ पर आपको आपका जो CVC नंबर है वो डाल देना और पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आपके यहाँ पर फीस जमा हो जाए आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा और इसी प्रकार से आप ये फॉर्म भर पाएंगे। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो इसलिए मैं फीस पे नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं अभी अपनी 100 ये जो फीस है वो पे करके आपको दिखाता। पर अगर आपको कोई इशू आ रहा है जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसके बावजूद भी, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।